Hello, hello everyone. Welcome in the कक्षा. This side चौधरी अमित पूनिया कैप सर. आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इकोलॉजी, और इस इकोलॉजी के अंदर हम 3 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, और उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, बायोडाइवर्सिटी. थोड़ी सी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं. तो हर साल नीट के अंदर हमें 12 से 13 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. अगर हमें ये 12 से 13 क्वेश्चंस अगर ठीक करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए ये सारे क्वेश्चंस ठीक करने के लिए. ठीक है, हम इकोलॉजी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज को कनेक्ट करेंगे और उन्हीं स्टोरीज को हमें याद भी रखना है. क्यों? क्योंकि उन स्टोरीज से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे. जैसे जैसे हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, बायोडाइवर्सिटी. जैसे जैसे हम इकोलॉजी में आगे बढ़ेंगे एकदम से फील आएगी, हमें पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंटरेक्शन शो करता है इन्वायरमेंट के साथ. ऐसे लगेगा जैसे कि हम फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हो 1-1.5 महीने से. एकदम फील आएगा कि फॉरेस्ट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो कैसे रिलेशन शो करते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी, और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये इकोलॉजी क्या होती है. जो इकोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट. मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन कर रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को ही हम इकोलॉजी कंसीडर करते हैं. जब भी हम इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है कौन सा, इंटरेक्शन. अब बात ये आती है कि सर ये इंटरेक्शन क्या होता है. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां भी रह रहा है, जहां भी वो रह सकता है, वो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ कुछ न कुछ संबंध बनाता है. उसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं. सीधा सीधा मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन शो करता है, और इसी इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कंसीडर करते हैं. ये ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं. ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे इस इन्वायरमेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन शो करते हैं. ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये इन्वायरमेंट किस किस चीज का बना हुआ होता है. इस इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं. मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बायोटिक फैक्टर से भी बना हुआ होता है और एबायोटिक फैक्टर से भी बना हुआ होता है. बायोटिक फैक्टर्स के अंदर प्रोड्यूसर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे और डीकंपोजर्स आएंगे. बट एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सोयल इंक्लूड होता है. मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन शो करते हैं. मतलब इसी कलेक्टिवली स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं. ठीक है, ये जो इकोलॉजी है ये 2 टर्म से बनी हुई होती है. एक है ओइकोस और दूसरी है क्या, लोगोस. ओइकोस का मतलब होता है क्या, हैबिटेट, या फिर मैं बोल सकता हूं होम. और लोगोस का हम मतलब जानते हैं क्या, स्टडी करना. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां भी रह रहा है, या फिर मैं बोलूं जहां भी वो रह सकता है, वही उसका क्या है, हैबिटेट है, वही उसका क्या है, होम है.
अब बात ही आती है कि सर ऑर्गेनिज्म कहाँ ही रह सकता है। ऑर्गेनिज्म ग्रासलैंड में रह सकता है, फॉरेस्ट में रह सकता है, एक लेक इकोसिस्टम में रह सकता है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में रह सकता है। उसका जो हैबिटेट है, उसका जो घर है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो वही कहलाती है क्या? इकोलॉजी। वही कहलाएगी क्या? इकोलॉजी कहलाएगी। अब बात ही आती है कि सर जब से हमने स्टार्ट किया है आप सिर्फ इकोलॉजी 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 ही बोल रहे हो, तो ये जो इकोलॉजी टर्म है वो किन्होंने दी थी? ई हैकल ने दी थी। बट इसका सबसे ज्यादा यूज, या फिर मैं बोलूं जो एक्सटेंसिव यूज है इकोलॉजी का, वो किन्होंने किया? तो वो किया था किन्होंने? रिटर ने। इसी कारण फादर ऑफ इकोलॉजी हम किसे बोलते हैं? रिटर को बोलते हैं। अब बात ही आती है कि सर फादर ऑफ इकोलॉजी तो हमने बोल दिया, बट फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम किसे बोलते हैं? तो जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है वो हम बोलते हैं किन्हें? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इकोलॉजी लाने का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को ही जाता है। एनसीईआरटी ने भी इनका जिक्र किया हुआ है। इसी कारण ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ बातें पता होनी चाहिए रामदेव मिश्रा जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर इनसे पहले इकोलॉजी के बारे में कोई भी नहीं जानता था। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इकोलॉजी लाने का जो क्रेडिट है वो किन्हें जाता है? रामदेव मिश्रा जी को जाता है। फर्स्ट टाइम जो इकोलॉजी की जो ब्रांच है उसको भी डेवलप किन्होंने किया था? रामदेव मिश्रा जी ने किया था। कहां पे? बीएचयू के अंदर, वाराणसी के अंदर। तो इसी कारण हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहते हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को कहते हैं। पक्का? ठीक है, डन। अब मुझे एक बात बताना, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हमारा ऑर्गेनिज्म भी चेंज होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म चेंज होता है वैसे वैसे इन्वायरमेंट भी क्या होता है? चेंज होता है। ये ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरडिपेंडेंट भी होता है, इंटर रिलेटेड भी होता है, या फिर मैं बोलूं म्यूचुअली रिएक्टिव भी होता है। सर आपने ये तीनों शब्द बोल दिए, तीनों वर्ड्स बोल दिए, बट जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी फॉरेस्ट के अंदर या फिर मैं बोलूं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो इंटरडिपेंडेंट कैसे होता है, इंटर रिलेटेड कैसे होता है और म्यूचुअली रिएक्टिव कैसे होता है? तो एक बार हम इन तीनों को समझते हैं। मान के चलो मैंने यहां पे लिया क्या? सन। यहां पे क्या है? प्लांट्स। और इन्हीं प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं कौन? रैबिट। और रैबिट के ऊपर फीड कर रहे होते हैं कौन? वोल्फ। तो मुझे एक बात बताना, जब सन से रेडिएशंस आ रही होंगी, जब सन से रेडिएशंस आ रही होंगी तो उन रेडिएशंस को कौन ले रहा होगा? प्लांट्स ले रहे होंगे। प्लांट्स इन्हीं रेडिएशंस को ले रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा और फूड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। कहने का मतलब सीधा, प्लांट्स के पास फूड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो रैबिट होते हैं वो इन्हीं प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। मतलब प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहा है? रैबिट, या फिर मैं बोलूं हर्बीवोर्स फीड कर रहे होते हैं। इसी रैबिट के ऊपर अब वोल्फ क्या करेंगे? फीड करेंगे। ठीक है, कहने का सीधा सीधा मतलब जो प्लांट्स है फूड बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सन के ऊपर डिपेंडेंट है। रैबिट फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वोल्फ भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर रैबिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी फॉरेस्ट है, हमने जो एरिया लिया हुआ है वहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं वो या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। ध्यान से समझना, जो रैबिट है क्या वो डायरेक्टली प्लांट से फूड ले रहा है? बिल्कुल। बट जो वोल्फ है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि जो रैबिट है वो प्लांट से फूड लेता है और जो वोल्फ है वो रैबिट से फूड लेता है। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, किसी भी फॉरेस्ट के अंदर
जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, कोई भी स्पीसीज रह रही होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। पक्का? ठीक है, तो अगली हम बात करते हैं क्या ये कैसे होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। मुझे एक बात बताना, यहां पे सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, क्या उन सन की रेडिएशंस को क्या प्लांट्स ले रहे हैं? सर बिल्कुल ले रहे हैं। प्लांट्स उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड का फॉर्मेशन करता है। मतलब किसी भी फॉरेस्ट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें प्लांट्स और सन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है। यही रैबिट आएगा, यही रैबिट प्लांट्स को पकड़ेगा, फिर मारेगा और फिर खाएगा। तो कहने का मतलब ये कि रैबिट और प्लांट्स के बीच में भी हमें कुछ ना कुछ रिलेशंस देखने को मिलते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो फॉरेस्ट होता है, जो भी एक इकोसिस्टम होता है, वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड होते हैं। उनके बीच में हमें बहुत सारे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट वन था क्या, म्यूचुअली रिएक्टिव। अब बात यह आती है कि सर ये म्यूचुअली रिएक्टिव कैसे होते हैं? तो मान के चलिए सन से रेडिएशंस एब्जॉर्ब करी प्लांट ने, फिर रैबिट ने, और फिर वोल्फ के अंदर एनर्जी जाती है। मान के चलो मैं इसके अंदर इस प्लांट्स को क्या करता हूं, हटा देता हूं। तो मुझे बताना एक बार, अगर मैंने यहां से प्लांट्स को हटा दिया तो क्या कोई एक ऐसा है जो सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, सन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके फूड का फॉर्मेशन कर लेगा? कोई भी नहीं है। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सन की रेडिएशंस को कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाएगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाएगी तो फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो रैबिट के पास फूड नहीं पहुंचेगा। अगर रैबिट के पास ही फूड नहीं पहुंचेगा तो वोल्फ के पास भी फूड नहीं पहुंचेगा, या फिर मैं बोलूं एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो रैबिट भी मारा जाएगा और वोल्फ भी मारा जाएगा। मतलब किसी एक चीज के हटा देने से और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो याद रखना कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और कैसे होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमने अभी बात की कि वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और कैसे होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। पक्का? ठीक है, तो हम इस इकोलॉजी को आगे जाके दो मुख्य पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं ओट इकोलॉजी के अंदर, एक हम कर देते हैं सिन इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, एक ओट इकोलॉजी के अंदर कर देते हैं, एक हम कर देते हैं सिन इकोलॉजी के अंदर। अब बात यह आती है कि सर ये ओट इकोलॉजी क्या होता है और सिन इकोलॉजी क्या होता है? तो याद रखना, जब भी किसी फॉरेस्ट के अंदर, जब भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, या फिर मैं बोलूं एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है क्या, ओट इकोलॉजी। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब किसी एक फॉरेस्ट के अंदर, जब किसी फॉरेस्ट के अंदर जब हमें एक स्पीसीज का या फिर मैं बोलूं एक ऑर्गेनिज्म का स्टेटस चेक करना होता है, तो वही कहलाता है क्या, ओट इकोलॉजी। बात करते हैं किसकी, सिन इकोलॉजी की। जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब हम मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है क्या, सिन इकोलॉजी। मतलब एक फॉरेस्ट में हम मल्टीपल स्पीसीज का स्टेटस चेक कर रहे होते हैं तो वो कहलाती है क्या, सिन इकोलॉजी। मुझे बताना, क्या ओट इकोलॉजी में क्या हम एक ऑर्गेनिज्म या फिर मैं बोलूं एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं? बिल्कुल। तो ओट इकोलॉजी को हम इंडिविजुअल, जब हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया इंडिविजुअल इकोलॉजी भी बोलते हैं। और जब एक स्पीसीज
की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो ओट इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी या फिर मैं बोलूं इंडिविजुअल इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी के अंदर हम बहुत सारी मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज हो जाती हैं। जब एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज रह रही होती हैं तो उसे हम कम्युनिटी कंसीडर करते हैं। तो सीन इकोलॉजी के अंदर जब हम बहुत सारी स्पीसीज की, मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है क्या, कम्युनिटी इकोलॉजी। आज से बहुत सारे साल पहले ये क्वेश्चन आता था सिंपल सा कि जब हमें एक ऑर्गेनिज्म की या फिर मैं बोलूं एक स्पीसीज की स्टडी करनी है तो वो क्या कहलाएगी, ओट इकोलॉजी। मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करनी है तो वो क्या कहलाएगी, सीन इकोलॉजी। बट आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, आज के टाइम पे जो लेवल है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज हो गया है। कैसे, इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है ह्यूमंस के ऊपर तो वो क्या कहलाएगा, ओट इकोलॉजी या फिर सीन इकोलॉजी। ह्यूमंस क्या है, एक स्पीसीज, और जब हम एक स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ओट इकोलॉजी कहलाती है। तो याद रखना, जब हम इन्वायरमेंट का इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर देखते हैं, ये समझ लो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है ह्यूमंस के ऊपर वो क्या है, ओट इकोलॉजी है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है पेंगुइन्स के ऊपर वो भी क्या है, ओट इकोलॉजी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बर्ड्स के ऊपर ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है क्या, सीन इकोलॉजी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा कि जो बर्ड्स हैं वो कोई एक स्पीसीज नहीं है। बर्ड्स के अंदर बहुत सारी स्पीसीज, मल्टीपल स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। और जब हम मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, सीन इकोलॉजी के अंडर आता है। तो वो जो बर्ड्स हैं वो मल्टीपल स्पीसीज है, और जब हम मल्टीपल स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो वो किसके अंडर आएगा, सीन इकोलॉजी के अंडर आता है। पक्का।